देखिए, नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री ये दोहरा रहे हैं कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाले हैं। खुद सुनिए आप। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया उसमें उनके साथ गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, सुरक्षा बलों का पूरा साथ मिला और भारत की जनता का भी पूरा सहयोग मिला। यही वजह है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब भी दे पाए और एक बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रख पाए। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना ने 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों का नाम और निशान मिटा दिया। आतंकिस्तान की हर साजिश को फेल कर दिया और यही ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मतलब साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया था उसे पूरा भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि अब ये मोदी सरकार है जो हर आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देती है। पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और आतंकियों के गठजोड़ से भी पर्दा उठा दिया। साफ कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया। इसका प्रयास किया। 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया। पाकिस्तान ही आतंकियों की नर्सरी है, ये दुनिया जानती है, लेकिन मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से साफ है कि अब इन आतंकियों और इनको पालने पोसने वाले देशों की खैर नहीं, क्योंकि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जवाब तो हम दे चुके हैं, लेकिन हमारी तैयारी हर वक्त है, ये भी बताना है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराया है कि अगर हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। सुनिए। भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग
भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो गलती भारत की नहीं, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। तो सीजफायर तो हो गया है, लेकिन भारत अपनी तैयारी बड़ी रख रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। मॉस्को की तस्वीर आप देख रहे हैं, टोक्यो की तस्वीर देख रहे हैं, अबू धाबी यूएई की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये तस्वीर बता रही है कि हम जाएंगे और हमारे पास जो साक्ष्य है, जो पाकिस्तान की असलियत बताते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान अंदर से खोखला है और आतंक की फैक्ट्री है। और इसको लेकर बासवी सराज ने बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन कैसे सफल रहा। यूएई पहुंची थी ऑल पार्टी डेलीगेशन के बीच, क्या कहा उन्होंने वहां पर, उसे भी सुनिए। पाकिस्तान के अंदर तो हुआ है, जो साहस करा कुछ लोगों ने आकर हमारी देश की मातृशक्ति का सिंदूर उजाड़ने का। 1 महीना हो गया, लेकिन उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर उन्हीं दहशतगर्दों के ठिकाने उजाड़ दिए जिन्होंने हमारी मातृशक्ति का सिंदूर उजाड़ने का दुस्साहस करा था। इस बीच आपको बताएं कि पाकिस्तान की हालत वैसे ही बहुत खराब हो गई है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है। देखिए, एक तरफ भारत का अटैक, दूसरी तरफ कहां उनके हुक्मरान ऐसा लग रहा है तख्ता पलट के खेल में फंसे हुए हैं, और तीसरी है जनता जो हर तरफ से महंगाई की मार झेल रही है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, बताते हैं आपको। पहले से ही कर्ज में डूबे पाकिस्तान पर महंगाई की मार पड़ गई है। 10 मई के बाद से कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। देखिए, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, और ऐसे में पाकिस्तान में आटा, दाल, चीनी, तेल, ये सब कुछ महंगा हो गया। यानी बेसिक जरूरतों की चीज महंगी हो गई है। फल और सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं, और महंगाई के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मजबूर हो गए उतरने के लिए, सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। क्या रेट है पहले आप जान लीजिए। दूध वहां 150 रुपए लीटर मिल रहा है, आटा 120 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, चावल की बात करें तो 275 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, सरसों का तेल 500 रुपए लीटर मिल रहा है, देसी घी की बात करें तो 2800 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, सेब 500 रुपए प्रति किलो। एक अंडा भी अगर कोई खाना चाहे तो उसके लिए भी 30 रुपए देने पड़ेंगे। ये हालात हैं पाकिस्तान की, और यही वजह है कि जनता त्राहिमाम कर रही है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। क्या कह रही है पाकिस्तान की जनता, उन्हें भी सुनवा रहे हैं आपको, सुनिए। महंगी है, कोई इधर सस्ती नहीं समझे। अपने अपने रेट लगा रहे हैं बंदे, अपने अपने रेट लगा रहे हैं। कोई 610 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, कोई 720 दे रहा है। हुकूमतों को चाहिए कि एक रेट हो, एक लिस्ट हो। चीज़ों की कुछ समझ नहीं लग रही है कि दौर की साइड पे जा रहा है। चीज़ें इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। आपने तरबूज की बात की, चीज़ें महंगी होना तो एक अलग एक बात है, उनकी क्वालिटी गिर जाना वो भी एक बहुत बड़ा आलमिया है। तो देखिए, क्वालिटी और तमाम चीज़ों की बात चल रही तो पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं। अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बात करने वाले हैं उन गद्दारों की जो भारत में छिपे हुए हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि दूतावास जब खोले जाते हैं तो ये 2 देशों को जोड़ने के लिए खोला जाता है, लेकिन पाकिस्तानी दूतावास की आड़ में जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास से ऐसे जासूसी नेटवर्क को जो चलाया जा रहा था, उसको लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। पहले दानिश का नाम सामने आया जिसे निष्कासित कर दिया गया, उससे जुड़े कई ऐसे गद्दार मिले हैं जिन्हें पिन पॉइंट पकड़ा गया है। वहीं अब एक और खुलासा हुआ और अब नाम आया है मुजम्मिल का। मुजम्मिल वो शख्स जो पाकिस्तानी दूतावास में तैनात था और वहां से एक अपना नेटवर्क, जासूसी नेटवर्क चला रहा था, उसे भी देश छोड़ने को कहा गया। लेकिन जब खुलासा हुआ तो क्या जानकारियां सामने आई हैं, चलिए पहले आपको बताते हैं
क्योंकि अब पाकिस्तानी एम्बेसी से अलग अलग चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। दानिश का नाम सामने आने के बाद ये चेहरे उससे जुड़े हुए पाए गए, ज्योति मल्होत्रा और गजाला, और इनसे जुड़े नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। अब एक और शख्स की पहचान हो गई है जो एम्बेसी में ही तैनात था। मुजम्मिल की हम बात कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोहम्मद हारून जो कि पकड़ा गया है, और उसके साथ एक और अज्ञात जासूस है जिस तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। ये पूरा नेटवर्क एम्बेसी के अंदर चलाया जा रहा था, और अब ये बड़ा खुलासा हो गया है कि ये नेटवर्क इस तरह से चलाकर ये एक एक जानकारी लिया करते थे, ये एक एक जानकारी यहां से पाकिस्तान भेजा करते थे और आईएसआई के संपर्क में थे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं हुआ क्या है। दरअसल पाकिस्तानी एम्बेसी से जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया है। दानिश के बाद अब मुजम्मिल नाम का खुलासा हुआ है, और भारत में जासूसी नेटवर्क चला रहा था मुजम्मिल। भारत सरकार ने मुजम्मिल को बाहर निकाल दिया है। मुजम्मिल के जासूस हारून के गिरफ्तार होने पर उस पर शिकंजा कसा गया है, और यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सीलमपुर से हारून की गिरफ्तारी हुई है, और बताया जा रहा है कि वीजा के सिलसिले में मुजम्मिल से हारून की मुलाकात हुई, और ये जब मुलाकात आगे बढ़ी तो धीरे धीरे ये कोशिश करने लगा कि ये तमाम जानकारियां वहां तक पहुंचाई जा सके। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे दिल्ली से, जतिन की डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए हैं उससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन में जासूसी के आरोप पहले दानिश पर लगे। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद दानिश का नाम सामने आया और उसको वापस पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन दिल्ली के सीलमपुर से हारून की गिरफ्तारी की गई और पाकिस्तान हाई कमीशन के दूसरे कर्मचारी मुजम्मिल का नाम सामने आता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले लोग वीज़ा लेने जो लोग आते हैं उनको गुमराह कर उनको अपने जाल में फंसाकर, चाहे वो हनी ट्रैप हो, पैसे का लालच देकर हो, भारत के लिए, भारत के खिलाफ जासूसी करवा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हारून की गिरफ्तारी और इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी, ये तमाम ऐसे सबूत हैं जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 कर्मचारियों का नाम सामने आया, दानिश और अब मुजम्मिल। हारून की गिरफ्तारी जो यूपी एटीएस द्वारा की गई वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला है। सीलमपुर में ये हारून का घर है। आप अगर तस्वीरें देखेंगे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ताला लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर घर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि यूपी एटीएस का कहना है कि तमाम लीड्स उनको हारून के बेसिस पर मिली, जिसके बाद यूपी एटीएस की टीम दिल्ली पहुंची। सीलमपुर के ही पास जो खत्ता है वहाँ से हारून को पिक किया गया, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए। हारून के फ़ोन की जब जाँच की गई तो पता लगा कि हारून मुजम्मिल से लगातार संपर्क में था, और कुछ ऐसी जानकारी हारून के द्वारा शेयर की गई मुजम्मिल को जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील है।